हेलो एंड वेलकम टू द हिंदुस्तान गैजेट। टुडे आई एम हियर इन दिल्ली शाहीन एकेडमी और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए शाहीन दिल्ली एकेडमी की टॉपर सारा मौजूद है, जिन्होंने 720 में से 639 नंबरात हासिल किए हैं। सारा, थोड़ा सा अपना आप जर्नी बताएं, किस तरह से आपने शुरुआत की? अस्सलाम वालेकुम। जब मैं 10th क्लास में थी तब मेरा एक बहुत मुकम्मल इरादा बन गया था कि मुझे मेडिकल की फ़ील्ड में जाना है। और उसके बाद 11th-12th में मैंने बेसिक स्कूलिंग्स की। मैंने नीट की प्रिपरेशन या कोचिंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। मुझे लगा कि मेरी सबसे बड़ी गलती वो थी और मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा ये गलती करने की कोशिश ना करे कि 12th के बाद हम प्रॉपर नीट को टाइम देंगे और ड्रॉप आउट करेंगे, क्योंकि जो जज्बा, जो एनर्जी आपके अंदर उस वक्त रहती है जब आप बिगनिंग कर रहे होते हैं, वो जज्बा बाद में नहीं आता। तो जो शुरू में जज्बा होता है वो बहुत बहुत अच्छा होता है। तो उसी में मैं 11th-12th किया। फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप ईयर लिया। एक्चुअली मेरा 12th 2020 में गुजरा था और 2020 वो साल ही अपने नाम से मशहूर है। पैंडेमिक की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी और मेरा ऑनलाइन कोई रुझान ना होने की वजह से, मेरा ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी की तरफ भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्योंकि उस टाइम सब छुट्टी पर थे, घर में लोग इकट्ठा थे। तो जो कंसिस्टेंसी होती है, जो डिसिप्लिन होता है, मुझे लगता है पढ़ाई में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है। इवन इट इज़ हदीस कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव द डीड हुआ कंसिस्टेंट इवन इफ़ दे आर लिटिल। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो काम पसंद है जो कंसिस्टेंट हो, रोज़ाना हो, भले वो छोटे छोटे क्यों ना हो। तो मेरा ये टूट गया। मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेने लगी थी। मुझे लगता था मेरे पास बहुत वक्त है, मैं कर लूँगी। तो इस तरह मैंने 21 का जब नीट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 554 ही मार्क्स आ पाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, मैं डिसिप्लिन नहीं थी। तो स्टडीज़ इज़ विद डिसिप्लिन ओनली। उसके बाद फिर मुझे सेकेंड ड्रॉप ईयर लेना पड़ा, क्योंकि एब्सोल्युटली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे तो कट ऑफ इतनी लो नहीं जाती, बहुत हाई कट ऑफ जाती है। तो फिर इस साल मैंने प्रॉपर शाहीन एकेडमी की क्लासेस ज्वाइन की। सर थोड़ा सा आप देख लो ना सर। शाहीन एकेडमी की क्लासेस ज्वाइन की और यहाँ की फैकल्टीज़ के सपोर्ट इतना ज़्यादा, बेपनाह सपोर्ट जी। किस तरह का सपोर्ट रहा फैकल्टीज़ का? एक तो एकेडमिक सपोर्ट्स होते हैं कि आपको एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उनसे बातचीत करें या आप अपने डाउट सॉल्व करें, आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। दिस इज़ ओके, एवरी स्टूडेंट हैव द वन, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो दूसरा मसला होता है, जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चे फेस करते हैं, इधर वो नीट हो और इंजीनियरिंग और यूपीएससी व्हाटएवर इट इज़, उनके साथ मसला ये होता है कि वो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा होता है। और चूँकि इतने लोग बैठे होते हैं और फिर हर दफ़ा टॉपर्स की इंटरव्यूज़ बेसिकली इतना मोरल डाउन कर देते हैं कि अगर किसी बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस ना मिले और रोज़ाना उससे उसके टीचर्स मोटिवेट ना करें तो शायद वो बीच में ड्रॉप कर दें। ये मोटिवेशंस जो टीचर की तरफ से होता है, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा प्रीशियस मोटिवेशन होता है। और टीचर्स की गाइडेंस, नो डाउट टीचर्स की गाइडेंस का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। बिना टीचर्स के गाइडेंस के आप कुछ नहीं कर सकते, सीरियसली कुछ भी नहीं। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से आपको इल्म हासिल हो सकती है, पर उसका इस्तेमाल करना आप नहीं सीख सकते, क्योंकि वो उस्ताद ही सिखाने वाले होते हैं वो आपकी। और यहाँ शाहीन के में सारे टीचर्स वैसे ही थे, वो हर तरह से सपोर्ट करते थे, एकेडमिक सपोर्ट, देन द मोरल एंड द गाइडेंस। तो मुझे लगता था मेरा जो भी रिज़ल्ट आया है वो बेसिकली सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि फैकल्टीज़ बहुत अच्छी थी। जी, जिस तरह से यहाँ की मशहूर है कि शाहीन का रूल रेगुलेशन बहुत अच्छा है। सुबह यहाँ जैसे बिदर में मशहूर है कि एक अलग रूल है, सारे कॉलेज से अलग, सारे जो एकेडमिक चल रहे हैं उनसे अलग। यहाँ शाहीन एकेडमी दिल्ली में जो है उसके क्या रूल्स हैं सुबह से लेकर शाम तक का? सुबह शाहीन एकेडमी की सुबह फजर में हो जाती है और फजर के बाद नमाज की पाबंदी होती है?
बिल्कुल बहुत होती है। सुबह फजर के अज़ान के वक्त वार्डन मैम जगाने आती हैं और उसके बाद सोना सख्ती से मना है, क्योंकि मेरा नीट ड्रॉप ईयर था और मेरे पास वक्त भी बहुत कम था। 1 साल भी नहीं मिले, 7-8 महीने मिले। तो फिर मेरी सुबह मैं कोशिश करती थी कि फ़जर से थोड़ा पहले हो जाए। तो फिर उसके बाद फ़जर की नमाज़ और उसके बाद तो कुरान पढ़ना भी कंपल्सरी था। तो इस तरह एक रूटीन बन गया था कि आपने नमाज़ और कुरान को एक प्रॉपर टाइम देना है। वो आपको हील आउट करता था, हर तरह से हील आउट करता था आपकी जो अनड्यू स्ट्रेस, जो वर्ल्डली टेम्पटेशंस होते हैं हम इस ज़माने में हैं। और फिर हमारा जो दौर है, हमारी जो उम्र है, वो भी इस स्टेज में है कि ज़माना और दुनिया दोनों हम पर बहुत हावी होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बेसिक अल्लाह को याद करना या अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत करना आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको हील करेगा, आपके सोल को हील करेगा। और ये चीज़ मुझे लगता है कहीं और नहीं मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। नहीं, कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ख़ुद भी बहुत जगह देखा है। अच्छा, बेसिकली मैं मिक्स सोसाइटी से आई थी, तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फजर के बाद उठा देना, अब सोने नहीं देना, क्योंकि मैं रात में जगने की आदत थी मुझे। मैं रात में 2-3 बजे सोती थी। तो फिर रात में 2-3 बजे सोती थी? हाँ, रात में 2-3 बजे सोती थी। तो सुबह शाहीन में आने से पहले? हाँ, शाहीन में आने से पहले। तो फिर सुबह फजर के वक्त उठना तो बड़ा मुश्किल था। और अब ये पूरी आदत बनानी पड़ी कि आपको रात में 10:30 बजे सो जाना है, फिर सुबह आपको फजर के बाद उठ जाना है और फिर नहीं सोना है। फिर हम लोग सेल्फ स्टडीज़ करते थे, फिर उसके बाद नाश्ता किया, तैयार हुआ, क्लास के लिए चले गए। क्लास अटेंड कर एक हमारी क्लासेस पूरे 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी। पहला हिस्सा वो होता था जो हमारी टीचिंग क्लासेस होती थी, जो हमारी फैकल्टीज़ लेते थे। उसके बाद हमें ब्रेक मिलता था, उस ब्रेक में हमें खाना खाना होता था और ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी होती थी। ज़ोहर की नमाज़, खाना? जी, दोनों साथ में। उसके बाद हमारी क्लासेस दोबारा 3 बजे से शुरू होती थी। अगर आपके पास वक्त है तो आप आराम कर लें, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, रेस्ट के लिए टाइम दे देते। अगर आप अपना वक्त बचा सकें तो, मतलब आपको अपने वक्त को 1:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, 1:30 से 3 ब्रेक होता है। अब उस 1.5 घंटे के वक्त में आपको खाना है, सोना है और नमाज़ पढ़नी है, आप करें। नमाज तो आपको नहीं छोड़नी है, वो तो लाजमी है। नमाज शाहीन में लाजमी है पढ़ना यहाँ? जी। और आपको पता है इतना हम लोग अक्सर नमाज गायब कर जाते हैं और इतना ध्यान भी नहीं देते नमाज पर। मैं भी शुरू में ऐसी ही थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ बोल करती थी, लेकिन जब आपको देखना आपके साथ ही, जी बिल्कुल, मतलब मैं छूट जाती थी, अक्सर छूट जाती थी, कभी किसी काम के जैसे, कभी कुछ। फिर हम एक्सक्यूज़ेस भी दे देते हैं बहुत कि एक नमाज़ छूट जाने से क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप अपने साथियों को पढ़ते हुए देखेंगे ना, तो आपको अंदर से गिल्ट फील होती है कि हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं और हमने मिस कर दी। फिर आपको कोई भी एक्सक्यूज़ आपको ख़ुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो इस तरह नमाज की फिर पाबंदी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर हमारी डाउट सेशन की क्लासेस होती थी। कितने बजे से कितने बजे तक? 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होती थी। हाँ, 3 से 6 क्लासेस होती थी। लेकिन आपको पता है असर का वक्त उस वक्त 5:30 बजे से 5 बजे के आसपास था। तो हमें उस 6 बजे से पहले भी एक ब्रेक दे दिया जाता था कि फटाफट जाओ, असर की नमाज़ पढ़ के वापस ऊपर आ जाओ। कितना टाइम देता? 10 मिनट, 15 मिनट? 10-15 मिनट हो जाता था, क्यों उतने में तो नमाज़ हो जाती है आराम से। तो फिर 10-15 मिनट में नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते थे। फिर जब मगरिब की अज़ान होती थी तो हमारी छुट्टी हो जाती थी। तो फिर हम ऑफ हो चुके हैं, डाउट सेशंस हो गए, हमारी क्लासेस हो गई, हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और थोड़ा रेस्ट किया, घर वालों से बात की। मगरिब के बाद हमारा घर वालों से बात करने का वक्त मुहैयन था। रोज़ाना या कंटिन्यू? देखिए, हम लोग के दौर में तो हम रोज़ाना बात कर सकते थे, लेकिन इस वक्त में थोड़ी सी और पाबंदी लगाई गई और इस वक्त मैं इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मैं अपने दौर का बता रही हूँ। लेकिन मुझे याद है कि कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। तो घर वालों से बात करने के बाद हम पढ़ने बैठ जाया करते थे। फिर एक ब्रेक होता था जब इशा की नमाज़ और रात का खाना साथ में। कितने बजे इशा की नमाज़, कितने बजे होती थी आपके यहाँ? इशा की नमाज़ अमूमन तौर पर हमारा खाना 9 बजे आता था, ठीक है। तो हम उसी के आसपास उठते थे कि इशा की नमाज़ भी पढ़ लेंगे और खाना भी खा लेंगे। दोनों से फारिग हो गए, फिर हम लोग थोड़ी देर रात में एक रिवीजन कर लेते थे कि हमने पूरे दिन में पढ़ा क्या है। और तकरीबन 11 बजे मैम आ जाती थी और वो बोलती थी कि अब अपनी लाइट्स ऑफ़ कर दो और सो जाओ। फिर हमें सोना नहीं होता था, वो हमारे पर लाजमी था। तब हम जग कर हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते थे कि हमने पढ़ना है, क्योंकि मैम बोलती थी तुम सुबह से जग रहे हो, अब तुम्हें सोना है।
हाँ, सुबह 5 बजे से जग कर आपको 11 बजे सो जाना है। जी बिल्कुल। क्या यहाँ मोबाइल की इजाज़त है? जैसे बिदर में तो इजाज़त नहीं है, क्या यहाँ दिल्ली शाहीन एकेडमी में मोबाइल रखने की इजाज़त है बच्चियों को? देखिए हमारे वक्त पे भी पाबंदी थी फ़ोन पर, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त पाबंदी नहीं थी क्योंकि हम पहला बैच थे तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमें मिला। लेकिन इस दफ़ा मेरे ख़्याल से ज़्यादा पाबंदी है, और बल्कि इस दफ़ा तो फ़ोन्स ले लिए गए हैं, इस दफ़ा फ़ोन्स नहीं मिलते। हमारे दौर में थोड़ी देर के लिए फ़ोन्स मिलते थे, जैसे शाम को मैंने बताया ना कि मगरिब की नमाज़ के बाद हम लोग घर वालों से बात करते थे, तो मगरिब की नमाज़ के बाद से लेकर रात के 10 बजे तक हमें फ़ोन मिल जाते थे। फिर मैम ले लेती थी और हमें सुला देती थी। जी। घर वालों का आपका कैसा सपोर्ट है? जैसे आपके माँ होंगे, माँ भाई बहन सब हैं, उनका कैसा सपोर्ट है और कैसे घर से आप बिलोंग करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली तालीम के मामले में बहुत सेंसिटिव है, और मेरे घर में अल्लाह की शुक्र से सब साहिब इल्म है। जी। फाइनेंशियली कैसे? फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह हम स्ट्रॉन्ग है, हम अल्लाह का शुक्र है। तो फिर मेरे वालिद हज़रात उन्होंने अरबिक लिटरेचर में रिसर्च की है, वो डॉक्टरेट है अरबिक लिटरेचर में, तो वो भी तालीम के सिलसिले में जुड़े हुए हैं। लेकिन उनसे मैंने बहुत से उसूल सीखे, और मम्मा भी ग्रेजुएट है, और मम्मा मेरी बहुत प्यारी मम्मा है। तो सबकी प्यारी मम्मा? हाँ, सबकी। आपकी कुछ तो खास है? मेरी वाकई ख़ास है। उन्होंने हमेशा हर चीज़ के ऊपर हम भाई बहनों की तालीम को तरजीह दी। हमें कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ में मुलविस नहीं होने दिया, अल्लाह के शुक्र से, जो हमारे मुस्तक़बिल, हमारे तालीम या हमारे किरदार या हमारी हमारे लिए किसी भी तरीके से मुसीबत का ज़रिया बन सकती थी। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। अच्छा। उसके बाद मेरा एक भाई है और मेरी एक बहन। ये माँ का भी सपना था एक डॉक्टर बनने का, कि आप डॉक्टर बने? नहीं, एक्चुअली मेरे माँ बाप दोनों का सपना नहीं था डॉक्टर बनने का। मेरे घर पर हम बहुत फ्री हैं अपने चॉइसेस करने के लिए। तो ये दरअसल मेरे टीचर का सपना था। उन्हें पता नहीं मैं क्या देखता था, वो बोलते थे कि तुम बहुत हम्बल हो, तो तुम इस फील्ड को ज्वाइन कर सकती हो और बहुत आगे तक जा सकती हो, और तुम्हें वो करेज है कि तुम इससे अडॉप्ट कर आगे बढ़ाओ। माँ बाप माँ बाप कुछ नहीं चाहते थे। मैंने पहले ही बोला था, एक्चुअली मुझे रिसर्च में जाना था। मैंने पहले मम्मा पापा से बोलती थी कि मुझे रिसर्च में जाना है, वो उसमें भी खुश थे। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे नीट करना है और डॉक्टर बनना है। ये मैंने 9th क्लास में कंफर्म किया था। उससे पहले मुझे रिसर्च में जाना था। उन्होंने बोला ठीक है। हाँ जी, मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरे सपनों को सपोर्ट किया, कभी भी अपनी नहीं बोला कुछ। जो भी हुआ है वो मेरी मर्ज़ी से हुआ है। हाँ, उनका सपोर्ट हमेशा था। बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली इलाहाबाद की रहने वाली। जी, इलाहाबाद से। तो वहाँ पढ़ने का माहौल क्या है आपके इलाहाबाद में, बच्चियों को लेकर, लड़कियों को लेकर? जहाँ तक मुझे लगता है तालीम हासिल सब करते हैं, बट मुश्किल से ग्रेजुएशन तक। एक बाउंडेशन है कि हाँ, मतलब 12th कर लो या ग्रेजुएशन कर लो, बस ऐसा है? हाँ, देखिए मैं अपने घर की बात बताऊँ तो मेरे घर पर ऐसा नहीं है। आपके घर में एक मेरी सोसाइटी की बात करूँ तो अमूमन तौर पर लड़कियाँ ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप कर देती हैं और फिर शादी हो जाती है। लेकिन मैं लग रहा है कि लोग अब थोड़ा और इम्प्रूव हो रहे हैं और वो तालीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं? जी, अब बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से सारा मतलब पर्दे को इशू बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से कर्नाटका में, कि बच्चों को, लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को बाउंडेशन है पर्दे के ज़रिए, उनको तालीम में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, और आप माशाल्लाह पर्दे के साथ नीट में टॉप किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकारी निज़ाम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। सरकारी निज़ाम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब एक जो आप पर एलिगेशन लग रहा है कि आप पर बाउंडेशन है माँ बाप की, घर वालों की, भाई बहन की, आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और जो आप बुरके में हैं वो आपके लिए एक ज़बरदस्ती पहनाया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए बक़ौल मुस्लिम अल्लाह सुब्हान तआला पर यकीन रखना और अल्लाह सुब्हान तआला के हर हुक्म की बिना किसी झिझक के और बिना किसी खलिश के दिल से कबूल करना
और उस हुक्म की ताबेदारी करना हम मोमिन के ऊपर फ़र्ज़ है। और लिटरली अगर हम ये नहीं करते तो फिर हम कुफ्र कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म है कि हम मतलब लड़कियां और औरतें पर्दा करें, तो अगर उनका हुक्म है तो फिर कोई टाल नहीं सकता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एलिगेशन लग रहा है, वो कितना सही है आपके हिसाब से कि बाउंडेशन बना? एलिगेशन में ख़्याल में सरासर गलत है, क्योंकि मैंने अपने घर में ख़ुद देखा। मेरे घर में बहुत से लोग अबाया ओढ़ते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से ओढ़ते हैं। उनकी तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है, ना उनके वालिद की तरफ से, ना उनके शौहर की तरफ से, ना उनके भाई की तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि घर के मर्द हज़रात बाज़ वक्त इस मौजू पर टोक दिया करते हैं, और खैर उनका फ़र्ज़ है क्योंकि वो हमारे गार्जियन है। मेंस आर गार्जियन टू वुमेन, तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम का रूल है, इस वजह से आप फॉलो करती हैं? जी बिल्कुल। एक पैगाम क्या देना चाहेंगे जो मुस्लिम बच्चे या बच्चियां पढ़ना चाहते हैं लेकिन गरीब फैमिली से हैं, और उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन चूँकि फैमिली में उतना रिसोर्स नहीं है, फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके टैलेंटेड हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन बस ये है कि कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, गांव देहात के हैं, छोटे शहरों से। मुझे लगता है कि इससे पहले आप दुनियावी तालीम हासिल करें। आपको एक दफ़ा दीनी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। दीनी तालीम हासिल करने का सरासर मतलब ये नहीं है कि आप कुरान सिर्फ़ पढ़ लें, उसे समझना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना हमारा सबसे बड़ा और सबसे अजीम अमल होगा। और मुझे लगता है कि बक़ौल मोमिन अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल समझ रहे हैं, और उनके बाद आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो ख़ुद इल्म में इतने माहिर थे, या फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनको आप अपना रोल मॉडल और मोस्ट ऑफ द फर्स्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे को रोल मॉडल मानने की ज़रूरत है। आप सुन्नत पर अमल करें, और अल्लाह सुब्हान तआला ने हम मोमिनों के ऊपर इल्म को फ़र्ज़ बनाया है। हम जिस भी हालात में पैदा हुए, जहाँ भी पैदा हुए, अल्लाह सुब्हान तआला ने किया, और वो हमारे हक़ में हमेशा बेहतर करता है, तो हमें उसके ज़ात से ना उम्मीद नहीं होनी है, हमें उसके ऊपर भरोसा करना है फिर, और वो हमें हमारी तवक्कात के मुताबिक देते हैं, बस हमें सब्र और शुक्र से काम लेना है। जी सारा, जिस तरीके से आप अब इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगी, डॉक्टर बनने के बाद कौम में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी? कंट्रीब्यूशन मतलब चैरिटी और सोशल सर्विसेज। मैंने अपनी फैमिली को लिटरली सोशल सर्विसेज और चैरिटीज़ में इन्वॉल्व देखा है, तो मेरी ये ख़ुद की एक आरज़ू है कि मैं इस मकाम पर फाइज़ हूँ कि मैं अपने सोसाइटी में, अपने घर और